बहुजन संवाद पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह शाम 6 बजे हम अपने दर्शकों के लिए नए विषय को लेकर उपस्थित हैं। आज शनिवार है और हम महिला मुद्दों पर जरूर चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह विषय है अदानी से प्रश्न पूछने पर संजय के बाद महुआ की बलि दी गई। महुआ मोइत्रा जी तृणमूल कांग्रेस की सांसद रही है, ये पश्चिम बंगाल से रही है और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे, उन्होंने आरोप लगाया महुआ मोइत्रा पर कि ये पैसे लेकर प्रश्न पूछती है और इथिक्स कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट दे दी और उन्हें दोषी करार किया गया। महुआ जी ने कहा, ऐसा करके ये मेरी आवाज को दबा नहीं सकते, मैं और बुलंद आवाज के साथ उपस्थित रहूंगी। नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने अपने मित्र गौतम अदानी को बचाने के लिए संजय सिंह जी महुआ मोइत्रा जी की बलि ली। इसके पूर्व में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में अदानी पावर प्लांट के खिलाफ किसान संघर्ष समिति का लगातार संघर्ष चला, जिसमें मुझ पर डॉक्टर सुनीलम जी पर प्राणघातक हमला अदानी ने करवाया। और सबसे पहले जो परीक्षण हुआ संसदीय राजनीति से किसी को अलग किया जाए, तो वह प्रयास अदानी का डॉक्टर सुनीलम पर हुआ। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलाकर संसदीय लोकतंत्र से उन्हें बाहर किया गया। तो यह अदानी की गुंडागर्दी लगातार चल रही है और राजनीति में किस तरह का उनका हस्तक्षेप चल रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि कंपनियों के इशारों पर यह देश चल रहा है और अदानी के इशारों पर यह देश चल रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आज कहकशा परवीन जी उपस्थित हो चुकी हैं, जो जेंडर एक्सपर्ट हैं और समाज सेविका भी हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह जी जुड़ेंगे, जो दिल्ली से हैं। और हमारे बीच में जो साथी जुड़ेंगे, डॉक्टर सुमन जी जुड़ेंगे, जो राजस्थान से हैं। और भाषा सिंह जी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं और उनके पास समय बहुत कम होता है, तो हमारे जैसे जैसे पैनलिस्ट जुड़ते जाएंगे हम उनसे परिचय भी कराएंगे, उनकी बात को भी सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले भाषा सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपनी टिप्पणी दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने प्रोग्राम का जो शीर्षक रखा है और जिस तरह से सारे देश ने आशा जी आप म्यूट हो गई हैं। जी नमस्कार, शुक्रिया। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी क्योंकि अभी चर्चा की शुरुआत है कि इस समय जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को सारे लोगों ने देखा है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे सांसद पर यह जो गाजगिरी है, और खास तौर से महुआ मोइत्रा का जिक्र मैं इसलिए हम सब लोग इसलिए भी करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपने तीखे तेवर और एक जो भाषण की जो कला है, जिस तरह से वो बिंदु के हिसाब से, पॉइंट्स के हिसाब से काफी रिसर्च करके एक बहुत लोकप्रिय अंदाज में अपने मुद्दों को रख रही थी देश की संसद में, तो उससे यह तो सभी लोगों को आभास हो गया था कि बहुत दिन तक उनकी बोली को लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा, राहुल गांधी का मामला हो, राहुल गांधी को जिस तरह से निशाने पे लिया गया, उनकी सदस्यता खत्म की गई और फिर मैक्सिमम सजा सुनिश्चित की गई कि उनको मैक्सिमम सजा मिले एक मामले में। संजय सिंह को हम सब लोग देख ही रहे हैं और ये हो सकता है कि आने वाले दिन में लिस्ट और बढ़े। तो एक चीज जो स्थापित भी होती है वह यह है कि ए फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है मोदी जी के लिए।
और सिर्फ सांसदों का ही मामला नहीं है, मीडिया के तमाम घराने जो लंबे समय से निशाने पर हैं, उसमें भी हमने देखा है कि किस तरह से एक जो हंटिंग का पूरा प्रोसेस है, निशाने पे रखना, आवाज को बंद करना, तमाम सुरक्षा जांच एजेंसियों को बैठा देना कि कहीं से भी कोई मजबूत स्वर ना आए। और शायद ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, जिस तरह से पूरी प्रक्रिया हमारे सामने आई। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे 2014 से जो चक्र शुरू हुआ भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय संसदीय लोकतंत्र का, वह अपना एक सर्कल पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, कि आज की तारीख में दरअसल यह लोकतंत्र एक राजशाही की तरह ऑपरेट कर रहा है। और क्योंकि राजा भी ऐसा नहीं करते थे कि अचानक कोई फैसला सुनाए, उसके लिए भी दरबार बैठता था, दरबार में लोग अपनी बात थोड़ी बहुत ही सही लेकिन रखते थे, और उसके बाद होता वही था जो राजा के मन में होता था, जिस तरह से राजशाही आगे बढ़ना चाहती थी। तो महुआ मोइत्रा को जिस तरह से निशाने पर लिया गया, जिस तरह से एथिक्स कमेटी बैठी, जिस तरह से उसने एक तरफा फैसला सुनाया, और उस एक तरफा फैसले में जो भीषण पितृसत्तात्मक सोच है, जो ब्राह्मणी पितृसत्ता की सोच है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट महिला उनके फ्रेम में ही नहीं आती। यहाँ वो महिला हिंदू महिला है। पैराडॉक्स देखिए, विडंबना देखिए कि जो निशाने पे महिला है वो एक हिंदू महिला है उनके डिक्शनरी के हिसाब से। ऐसी हिंदू महिला जो मांस मछली भी खाती है, जो मदिरा का सेवन भी करती है, और कहती है कि हाँ, मैं काली के देश से आती हूँ, पश्चिम बंगाल से आती हूँ, और ये मेरा कल्चर है। तो एक बोल्ड, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट महिला का क्या हश्र मनुवादी सत्ता ने पहले किया है, इसके भी अनगिनत गाथाएं हमारे पास हैं। और आज के दौर में देखिए तो जिस तरह से उनको निशाने पे लिया गया, जिस तरह से उनके निजी जीवन को तार तार करके ये कोशिश की गई कि एक महिला होके तुम सीधे इस तरह से चुनौती देती हो, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहती हो, प्राइम मिनिस्टर के अडानी से जो संबंध है उस पर सवाल उठाती हो, तो तुम्हें एक माकूल सजा मिलेगी। और वो सजा देने के लिए जिस तरह से निशिकांत जो सांसद हैं वो बात करते हैं, और ये सब कुछ घटनाक्रम ठीक उस समय होता है जब इसी सदन के भीतर रमेश विधुड़ी जैसे सांसद हमारे सामने आते हैं, जो दानिश अली पर अमर्यादित, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बिल्कुल एक जो जिसे आप कहिए कि एक जो गुंडे वाली भाषा होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला करते हैं। और हम सब देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है कि इन तमाम लोगों को पूरा जो संरक्षण हासिल है, एक नोटिस तक नहीं जाती। तो अब मुझे लगता है कि ये जो एक घटना है यह बता रही है कि किस तरह से जो कॉरपोरेट, जो हम लोग लंबे समय से बोल रहे थे कि जो ये भारतीय लोकतंत्र पर जो कॉरपोरेट का कब्जा है या कॉरपोरेट हितों का जो कब्जा है, क्योंकि जो कॉरपोरेट है वह कॉरपोरेट किस तरह से दुनिया के तीसरे नंबर तक पहुंचता है, और उसके बाद वो जब गिरता है तो कितनी तेजी से गिरता है, लेकिन उसका असर भारत में नहीं पड़ता है। तमाम तरह की जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है उस पर हम चर्चा नहीं करते। यानी कानून अपनी जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी याद करते हैं। कल 10 तारीख है, कल ह्यूमन राइट्स डे है, मानवाधिकार दिवस है, उसको भी हम याद करते हैं। उसके इर्द गिर्द सेलिब्रेशन भी होते हैं, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, गृह मंत्री जी भी बोलते हैं। लेकिन आप देखिए सारी डेफिनेशन बदल गई है। ह्यूमन राइट्स यानी किसका ह्यूमन राइट है, उसमें ह्यूमन कौन है, उसमें ह्यूमन मणिपुर की महिलाएं नहीं है, उसमें ह्यूमन तमाम वो मुस्लिम समाज नहीं है जिसपे हमला होता है, इसमें वे भी ह्यूमन नहीं है जिनके अधिकार आप छीनते हैं और जिनको बोलने तक का आप अधिकार नहीं देते हैं। जो एथिक्स कमेटी का पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक, जितने दर्शक देख रहे हैं या जितने जो मेरे को इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारे भारतीय नागरिक हैं, हम सबको इस बात का संज्ञान लेना जरूरी है कि यह मामला सिर्फ 1, 2, 3 या 4 सांसदों का या विपक्षी दलों का नहीं है। दरअसल ये जो पूरा माहौल बन गया है, उस पूरे माहौल में ये है कि जो करप्शन है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो सत्ताधारी के पक्ष में है, अगर वो कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट में भी बिग कॉर्पोरेट के पक्ष में है, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं होती।
आजकल खबरों में बन रहा है कि उड़ीसा के किस उद्योगपति, किस बिजनेसमैन, किस शराब माफिया के यहाँ से इतने करोड़ मिले। आप देखिए तमाम जगहों पे हेडिंग्स बनी हुई हैं, मास्टर हेडिंग चल रही हैं, लेकिन इन तमाम अखबारों ने जब 10,000 करोड़ रुपए का मामला आया था, एक आरोप लगा था जिसमें वीडियो भी जारी हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे को लेकर, किसी ने उतने जीरो लगा के वो हेडिंग नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो परसेप्शन है, जो अवधारणा है, जो करप्शन की बातचीत है, वो एक तरफा रहे। इसी तरह से आप देखिए कि ये जो नैतिकता का आग्रह है और जिस तरह से धमकाने वाली लोकतंत्र में तब्दील हो गई है सारे के सारे सिस्टम, सारी की सारी संस्थाएं, वो कितना चिंताजनक है कि वहां पर जब एक जनता दल के सांसद कहते हैं कि भाई मैं इतना कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूं और मैं अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कहता हूं, असिस्टेंट को कहता हूं कि वो सवाल उसमें फीड कर दे, तो खुलेआम बोला जाता है कि हाँ आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पे उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात नहीं होती है जो संसद के भीतर खड़े होकर तमाम चीजों की, तमाम नियमों की, तमाम धर्मनिरपेक्षता की, तमाम कानूनों की धज्जियां खुलेआम उड़ाते हैं। ये एक बहुत गंभीर मसला है और बहुत जानबूझकर महुआ मोइत्रा को चुना गया, टारगेट किया गया, क्योंकि इससे उनकी कई एजेंडे सेट होते हैं। इससे उनका एक एंटी वुमेन्स एजेंडा सेट होता है। सबसे पहले ये कि एक महिला जो निर्भीक है, जो डरती नहीं, जो बेखौफ है और जो सीधे सीधे टक्कर लेने की बात करती है, उसकी जो उठाए बुनियादी सवाल हैं उन पर बात करने के बजाय आप उसकी चरित्र हत्या करने की कोशिश करते हैं। आप उसी को करप्ट बनाने की कोशिश करते हैं जो यह लगातार कह रही हैं कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, आप जो अडानी जी पे मेहरबानी करते हैं, आप जो उद्योगपति जी पे मेहरबानी करते हैं, वो दरअसल करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। क्योंकि जब ये बात हो रही है तब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो हमारी पूरी कोस्टल बेल्ट है, जो हमारी समुद्र तट वाली बेल्ट है पूरी, उसके करीब 500 किलोमीटर पर अडानी जी के एक बिजनेस इंटरेस्ट स्थापित हो चुका है कि वहां पर उनके पास है। इतनी बड़ी चीजें होने के बावजूद सवाल आज की तारीख में यही है कि इसमें कौन घंटी बांधेगा, कौन सवाल उठाएगा, सवाल उठाने वालों को कोई जगह बचेगी कि नहीं बचेगी। मुझे लगता है कि 2024 में जो आम चुनाव हैं उससे पहले इस तरह की अनगिनत कार्रवाइयां हमें देखने को मिलेंगी और उससे किस तरह से लड़ा जा सकता है, उसमें एक महुआ मोइत्रा ने निश्चित तौर पर बहुत हिम्मती दिलेर महिला का परिचय दिया है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं 49 साल की हूं और अगले 30 साल तक आपसे लड़ने का हौसला रखती हूं। तो मुझे लगता है कि सबके पास रास्ता यही है कि आप निर्भीक होकर किस तरह से बोलें, किस तरह से सामने रखें और क्या जनता के भीतर, जनता के बीच जाकर इन तमाम मुद्दों पर लिखना पढ़ना। क्योंकि हम सब जानते हैं जिस तरह से जो मीडिया है, खासतौर से मेरा रिश्ता मीडिया से है, मुझे जो साफ दिखाई दे रहा है कि इस तरह के बड़े जो घोटाले हो रहे हैं, बड़े इकोनॉमिक कॉर्पोरेट फेवर्स हो रहे हैं, देश के सारे बंदरगाह, अधिकांश हवाई अड्डे एक ही शख्स के पास जा रहे हैं। इसके पीछे की जो कहानी है वो आज की तारीख में भारत में जो खोजी पत्रकारिता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, वो तकरीबन नेस्तनाबूद है कि इतने आंकड़े होने के बावजूद, इतनी चीजें आने के बावजूद हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम उसे रख सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, सच सामने लाने का जो काम है। और जो लोग ये लाने का काम कर रहे हैं उनको एक तरह से उन्हीं को दोषी बनाकर, मजेदार बात यहाँ पर यह है कि जो लोग दोषी हैं वही इस समय हीरो बन रहे हैं और जो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत चल रहा है, ये सिस्टम सही नहीं है, आप अंदर से महिला विरोधी हैं, एक ऐसा शख्स जो सदन के भीतर खड़े होकर महुआ मोइत्रा को नगर वधू यानी वेश्या की संज्ञा देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कहीं से कोई एक्शन नहीं होता और लगातार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी वंदन अधिनियम, इन सब की जिक्र होता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स खड़ा हुआ है, इसको हमें कैसे एड्रेस करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है इसको लेके किसी में भ्रम नहीं है कि इस समय इन तमाम सवालों को उठाने, इस पर जो न्याय की लड़ाई है उसमें कोई सिस्टम काम आएगा, महुआ मोइत्रा को कोई कोर्ट से राहत मिलेगी, उनको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, सवाल इसका नहीं है। लेकिन सब लोग जानते हैं कि अदालतों की इस समय जो स्थिति है, न्याय वो डिलीवर नहीं करते, वो ऑब्जर्वेशंस देते रहते हैं। तो
आगे का रास्ता अगले 6-7 महीने मुझे लगता है एक बहुत कठिन अग्नि परीक्षा का दौर है भारतीय लोकतंत्र और तमाम भारतीय नागरिकों के लिए भी, कि हम किस तरह से अपने मुल्क को देखना चाहते हैं। क्या हम एक मोनार्की में जाएंगे, क्या हम एक राजशाही में जा रहे हैं जहां पर राजा की जो इच्छा है, राजा की जो कोठरी की इच्छा है वही कानून होगा, क्योंकि वही एग्जीक्यूट होता दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा को निशाने पे लिया गया और उन्हें पूरी तरह से बदनाम करने, उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म करने, एक महिला होने के नाते जो गरिमा के साथ उनसे वार्तालाप होना चाहिए था, जिसको लेके वो बता रही थी कि एथिक्स कमेटी ने कितनी अमर्यादित ढंग से उनसे बातचीत की, ये सारी चीजें एक खौफ पैदा करती हैं और एक बहुत बड़ा सवाल भी हमारे सामने पेश करती हैं। जी शुक्रिया। हमारे बीच में सुशीला ताई और प्रेरणा जी उपस्थित हो चुकी हैं, उनका स्वागत है। शेल कंपनी के बारे में 2 साल पहले से महुआ जी सवाल उठा रही थी। शेल कंपनी के बारे में जब देश नहीं जानता था, हिटनबर्ग की रिपोर्ट आई और हिटनबर्ग की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि अदानी की इस तरह शेल कंपनियां बनाई है और उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और नतीजा ये हुआ कि देश में हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हुई। और अगर सरकार पहले महुआ जी की बात को सुनकर उस पर एक्शन लेती तो शायद देश और दुनिया के सामने हमारी इतनी बदनामी नहीं होती। हमारे बीच में कहकशा परवीन जी उपस्थित हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपनी टिप्पणी दें। जी शुक्रिया आराधना जी, सभी दर्शकों को मेरा आदाब। आज अभी भाषा जी ने जो भी बातें कही, ये सच है, जो बिल्कुल सच का आईना उन्होंने दिखाया है। और ये तो हम सबको पता है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा वाली सरकार है हमारे पास। और ये दिख भी रहा है, क्योंकि जैसे ही अडानी जी की बात आती है, चाहे राहुल जी हो, चाहे संजय जी हो, चाहे महुआ जी हो, ये सब नप के रह गए। और भी जितने लोग इस पर मुखर होकर के बोलेंगे वो सब नपेंगे। और ये सच है कि इसमें कई फैक्टर है। एक तो इनके जो इलेक्शन फंड का मामला है, या जो कॉरपोरेट सरकार चला रही है, तो ये तानाशाही है। और तानाशाही के साथ साथ एक महिला मुद्दा भी इसके बीच में है कि एक बहुत ही सोच के ही बहुत ताज्जुब होता है कि लगातार लोग जो मुल्जिम है, जो गलत हो रहा है, जो विपक्ष का काम है, वो लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुद्दे पे बताया जा रहा है कि ये गलत हो रहा है, इसको देखिए। वो गलती ना देखने के बजाय जो गलती बता रहा है, आप उसी के पीछे पड़ गए हैं। और पूरा जो महुआ जी के साथ जो पूरा एक सरकार का जो एक रवैया है, वो पूरा पितृसत्तात्मक समाज का ये है, जो एक जो हिंदुत्व की जो एक बात ये सरकार जब से 2014 से आई है, और एक हिंदू देश बनाने के लिए जो एक पूरा उनका अभियान चला है, तो इसमें एक तो अडानी के जो खिलाफ बोलेगा वो उसके हाशिर यही होंगे, दूसरे की पितृसत्तात्मक समाज इतना हावी है कि महुआ मोइत्रा बहुत दिन से टारगेटेड थी। उनको एक बहाना नहीं मिल रहा था कि कैसे इसकी जबान पर कैंची चलाई जाए, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ये चाहे इलेक्शन हुआ था, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ था, या कोई भी मुद्दे थे, अडानी के मुद्दे थे, या कोई भी नए इंटरफेरेंस के, जो कॉर्पोरेट के नए इंटरफेरेंस के जो मुद्दे थे, तो इसमें बहुत सारे लोग जो विपक्ष के मुद्दे उठा रहे थे, राहुल जी बहुत मुखर होकर के ये मुद्दा उठा रहे थे, साथ साथ महुआ मोइत्रा ने भी बहुत मुखर होकर के उठाया। तो ये पूरा एक जो सेंसर बोर्ड जैसे कैंची लगाती है ना, कि हमारी गंदगियां सामने ना आए, तो उस पर ये कैंची लगाना हुआ। और एक जाहिर सी बात है, ये हम सबके आकलन है कि, और खास करके अगर महिला सांसद अगर ऐसी बातें करती है, तो ये और भी उनको परेशान करता है कि एक महिला होकर के कैसे ये मुद्दा उठा सकती है, कैसे मिस्टर पीएम बोल सकती है, कैसे अडानी जी को चैलेंज कर सकती है। तो ये पूरी जो है
कहीं ना कहीं इस पितृसत्तात्मक समाज या कॉरपोरेट की दुनिया को खत्म कर, कॉरपोरेट दुनिया के जो अगेंस्ट में लोग कह रहे हैं उसको खत्म करने की बात है। और मैं मतलब मेरे कुल मिलाकर के जो इस पूरे मुद्दे पर है वो मैं एक ही शब्द बोलना चाहूंगी कि जो सरकार ने ऐसा अपना ढांचा बना लिया है और ये पैगाम जो वो देना चाह रही है वो यही देना चाह रही है कि जो भी हमारे बीच में आएगा, जो भी हमारे गलतियों को उजागर करेगा, चाहे वो जेल में होगा, चाहे सांसद से वो निकाला जाएगा, चाहे उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये पूरा जो रवैया ये हम सब देख रहे हैं और पूरे जो इलेक्शन के टाइम में जो ये मुद्दे को निकाल करके जो एक गुमराह करने की बात है, ऑडियंस को जो गुमराह करने की बात है कि हम कैसे लोगों के तक ये संदेश पहुंचाए कि अगर हमें नहीं चुना जाएगा, सिर्फ राम मंदिर और हिंदुत्व पे बात होनी चाहिए और किसी भी मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 2014 और 2024 उधर भी 4 था और इधर भी 4 है। तो ये पूरा संदेश है कि हम बड़े हैं, हम जो चाहे कर सके। अगर हमें 2024 चुनना, अगर हमें जीतना है तो हमें इन जैसे सांसदों को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। और जो जैसे 3 लोग को जिस तरह की सरकार की रवैया उनके साथ हुई, तो बाकी लोग भी अगर विपक्ष में अगर कोई लोग आवाज उठाने की हिम्मत जुटाए तो उनको एक आईना दिखाने का काम है कि अगर कोई भी हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम ऐसे ही उनका हश्र करेंगे। इसके लिए लोग होशियार हो जाए। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि सरकार जिस तरह की रवैया अपना रही है, हमें सतर्क होने की आवश्यकता है और कैसे इसके निपटारा हो इस पर बात करने की जरूरत है। शुक्रिया। जो हमसे टकराएगा अदानी चूर चूर हो जाएगा। तो अदानी से निपटना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। इच्छा शक्ति की हम लोगों के पास कमी नहीं है। हमारे पास महुआ जी जैसी ताकतवर सांसद है, वो फिर आएंगी। उनका हौसला बुलंद है और बुलंद रहेगा। मैं प्रेरणा जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रेरणा जी का संपर्क शायद हमसे टूट गया है। सुशीला ताई जो इस समय एनसीपी में है और जो समाजवादी नेता है, वरिष्ठ समाजवादी नेता है, मैं सुशीला ताई को आमंत्रित करती हूँ। सुशीला ताई, आप सफर में हैं, आप गाड़ी रोक के अपनी बात रख दीजिए, फिर जहां आपको निकलना है निकलिए। आप म्यूट हैं ताई, आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो जाइए जी। अब रखिए अपनी बात। आ रहा है क्या आवाज आपको मेरा? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, मीठी मीठी। मेरी आवाज मीठी कहाँ है दीदी? चलो, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बहुजन चैनल का कि इस चैनल पे आप हमेशा मुझे बुलाती है। बात ऐसी है कि हमारे मराठी में एक कहावत है कि म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावतो। बुढ़ी मरने का दुख नहीं है, लेकिन जो समय है, काल है, तो वो हावी होता है। ऐसी एक मराठी में कहावत है। इसी तरह से आज देश के जो राज करने वाले लोग हैं, इनके बारे में हो रहा है। असल में देखो, शरद यादव को भी इसी तरह से संसद से उनको, राज्यसभा से उनको हकाल दिया था, बुरी तरह से हकाल दिया था। जो आज महुआ जी का हाल है ना, वही हाल शरद जी का किया गया। उस वक्त पूरा विपक्ष अगर शरद जी के पीछे खड़ा रहता, डट के, कांग्रेस खड़ी रहती, तृणमूल कांग्रेस खड़ी रहती, स्टालिन खड़ा रहता, तो मुझे लगता है कि ये जो अभी मालिका शुरू हो गई है, संजय सिंह हो गए, अभी ये महुआ जी हो गई और कई लोगों को अभी निष्कासित किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी एक साक्षीदार हूं, मैं थी वहां पर। तो हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगाए, लेकिन वो हमको फैसला नहीं मिल सका। उनका कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन सदन में उनको जाने से रोका दिया गया, शरद यादव को। मैं शरद यादव की बात कर रही हूँ।
अभी संजय सिंह की बात है, जो भी मोदी जी के आंख में आंख डालकर बात करेगा उसको इसी तरह से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये तो इनकी राजनीति है। सत्यमेव जयते, ये हमारे देश का ब्रीद वाक्य है। हमारे सभापति जी जहां बैठते हैं, जिस चेयर पे बैठते हैं बिरला जी और धनखड़ जी, उनके पीछे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। लेकिन उसी सदन में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और उनके सभी मंत्री सुबह सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ बोलते हैं। और ये झूठ के खिलाफ जो भी बात करेगा बस उसी को, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। ये तो इमरजेंसी आई थी इंदिरा जी के जमाने में, वो तो सामने से आई थी, खुले आम उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। ये तो अघोषित इमरजेंसी का दौर आज चल रहा है। हमारी विधायिका, हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, ये सब पे उन्हें वो हावी हो बैठे हैं। और जो भी वहां पर बात होती है, सदन में बात माइक निकाल दिया गया राहुल गांधी का, फिर भी विपक्ष को अक्ल नहीं आ रही है। मैं तो ऐसा भी, पूरा विपक्ष अगर गोल बंद होगा, लेकिन इनको गोल बंद कौन करेगा? गोल बंद करने वाला नेता थे शरद यादव। तो शरद यादव चले गए, उसके बाद इनको गोल बंद करने के लिए कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। तो अकेले अकेले लड़े गए, जो भी अकेला लड़ेगा उसके हाथ में यही आएगा, ऐसा मेरा आकलन यहाँ पर है। फांसीवाद का हमला जो है बड़े जोर शोर से शुरू है। ये फांसीवाद इतना भयानक है कि हिटलर भी इसके सामने शर्मनाक हो जाता था, मुसोलिनी भी इनके सामने कम पड़ जाता था। इस तरह का हमला हमारे संविधान पे, हमारे लोकतंत्र पे ये लोग कर रहे हैं। और इसके विरोध में जो भी बात करेगा उसको दबाना, उसको कुचलना, सदन से बाहर फेंक देना, ये डर्टी पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, ये डर्टी पॉलिटिक्स आज सदन में हो रहा है। लोकतंत्र बचा ही नहीं है। संसद में केवल हम बैठते हैं, हमारे एमपी लोग बैठते हैं जो संविधान की शपथ लेकर वो वहां काम करते हैं, लेकिन कोई भी काम वहां संविधान के तहत नहीं चालू है। ये बहुत बढ़िया गंदा काम वहां पर है। मैं आपके बहुजन चैनल के ओर से पूरे प्रेक्षकों को और पूरे जनता को चेतावनी देना चाहती हूँ कि साथियों, 2024 का इलेक्शन जब आएगा तो ऐसा बटन दबाओ, ऐसा बटन दबाओ, ऐसा बटन दबाओ कि जैसा तुम मोदी के ये गला दबा रहे हो, लोकतंत्र का वो गला दबा रहे हैं, तो हमने इनका गला दबाना चाहिए, ऐसा मेरा आकलन है। धन्यवाद। आपने ठीक कहा कि अगर एकजुट नहीं हुए तो यही हाल होने वाला है। क्योंकि जब डॉक्टर सुनीलम को अदानी के इशारों पर सजा हुई तो कांग्रेस बहुत खुश हुई, और जब कांग्रेस के ऊपर जब बीती तब उन्हें समझ में आया कि ये क्या है और किस तरीके का। उसके बाद भी आज हम एकजुटता नहीं देख रहे हैं। मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपनी टिप्पणी दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद साथी। अभी सुशीला ताई ने बात रखा तो उनको शायद यह भी याद रखना चाहिए कि जिस तरीके की निजाम इस समय चल रही है, उनके आगे पीछे की सारी लाइनें काट के कह दिया जाएगा कि मोदी जी का गला दबाओ, मोदी जी का गला दबाओ, और 307 का मुकदमा हो जाएगा इनके ऊपर, और इनके बाद इनकी सजा हो जाएगी। ये अपना सारी सफाई देते रहे कि ये लोकतंत्र का गला कौन दबा रहा है, क्या कर रहा है। खैर, जो स्थिति है देश में वो तो यही है। एक जमाना हुआ करता था कि सार्वजनिक मंच पर कुछ भी आलोचना की जाती थी, समालोचना की जाती थी, लालत बनालत की जाती थी, लेकिन उसमें एक स्वस्थ तरीके से होता था। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी ने इस समय आपातकाल लगा दिया तो उसको लेकर के पूरा देश हंगामा हो गया। क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, आज तो आप सदन में भी बात नहीं कर सकते हो, और ऐसे ऐसे विषयों पर वहां होता है। अब निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि ये पैसा लेकर के प्रश्न करती हैं।
पैसा लेकर के प्रश्न करना तो सबसे बड़ा अपराध होता है उनको सदस्यता से। और जो आदमी पूरा का पूरा पैसा ही दे रहा है लोगों को, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। निशिकांत दुबे की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो क्या कहते हैं कि अगर कोई आदमी अडानी के चीजों का, तो उस पर बहस होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि अडानी से जो संबंध वो बताया जा रहा है उस पर आप चर्चा कीजिए कि वो बात सच है कि नहीं सच है। और सदन के अंदर विपक्षी सदन, विरोधी पक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता अगर कुछ कहता है तो उस पर ना चर्चा होनी चाहिए कि भाई अडानी जी, अपना मोदी जी बतावे कि उसका क्या संबंध है अडानी से, 10,000 करोड़ रुपया किसका है, उसको जवाब दें। उसका जवाब तो नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव, उसके लिए जो ब्रह्मास्त्र होता है जनतंत्र का, वो कहा जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो आप अविश्वास प्रस्ताव पर भी जो बिंदु रखे गए हैं उस बिंदु पर आप भाषण नहीं करेंगे, उस बिंदु का आप जवाब नहीं देंगे। तो यह तो घनघोर, इसको तानाशाही नहीं कहेंगे, इसको तो सीनाजोरी कहेंगे, इसको डकैती कहेंगे, इसको आप जो कुछ भी कहिए, यह तो बलात् अपहरण हो गया है जनतंत्र का। संसद में जनतंत्र का अपहरण अगर देखना हो दुनिया में, और हम तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, राजनीति में यह भी एक शोध का विषय है कि किस तरीके से जनतंत्र का अपहरण किया जा सकता है। हिटलर था, वो अंततः सदन में आग लगवा दिया और कम्युनिस्टों पर ही आरोप लगवाया कि यही लोग सदन को जलाए हैं, और उसके चलते कम्युनिस्टों को भी किया, सबको मुहैया करा दिया, अपना भयंकर दमन किया। और इनको तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। उसी सदन में सब लोगों के सामने पूरा का पूरा चीरहरण हो रहा है जनतंत्र का। और ये मोहिना मित्रा की बात, तो ऐसा कौन सा सांसद है, जो भी पुराने बुजुर्ग लोग हैं, आज की तारीख में हमारे ऑनलाइन बात करने के लिए भी हमारे बड़े पुराने साथी हैं, उनको अपने बच्चों की मदद लेनी पड़ती है, किसी सहयोगी की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे कितने सांसद हैं जो अपना वो हैंडल करते हैं, और उनको बाकायदे दिया जाता है एक असिस्टेंट और पूरी ऑफिस उनको दी जाती इसी बात के लिए कि उसका पूरा संचालन करे, उसकी देख रेख करें। लेकिन नहीं साहब, ये करके तो इनको तो जो करना है, और आपकी अदालत भी है, आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही सब कुछ है, और जो आदमी सामने खड़ा है उसको तो कुछ बोलने ही नहीं दिया जाएगा। वो उससे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। और उसमें फिर ये है कि साहब, गांधी जी की समाधि पर आप जाकर के गांधी के चरणों में आप फूल भी चढ़ाएंगे और गांधीवादी संस्थाओं को आप ध्वस्त भी कर देंगे। गांधी का कोई प्रकाशन सामने ना आने पावे। गांधी को अगर पढ़ना है तो आपको वो पढ़ना है जो ये लोग आपको पढ़ाना चाहेंगे। पंडित नेहरू को अगर आपको जानना है, पहचानना है, तो उसको आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो पंडित नेहरू को ये लोग पढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था हो गई है। ऐसी व्यवस्था में भी अगर हम इनका विकल्प बनने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इनके विकल्प का नेतृत्व कौन करेगा। हम अडानी के ऊपर प्रश्न करते हैं, महुआ मोइत्रा अडानी के ऊपर प्रश्न करती है, और सारे लोग इकट्ठा होकर के करते हैं। लेकिन जो लोग विकल्प बनने वाले हैं, उनके अडानी से क्या रिश्ते हैं, यह भी तो होना चाहिए। राजस्थान सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार थी, या मध्य प्रदेश का अभी जो तात्कालिक नेता है, वो इतनी सकारात्मक स्थितियां होने के बावजूद इंडिया गठबंधन का इतना टेम्पो बना, उस टेम्पो के आगे पानी हो गए, पसीना छोड़ दिए ये सारे लोग, इसके नेता लोग। और उसके बावजूद भी आपने किया क्या, तो साहब अपने ही सहयोगियों को आप नाराज कर दिए। जनता के पीछे आएगी और आप जनता को ही गाली देंगे, और वो जनता आपको चुन, उसके बाद जनता आपको क्यों नहीं चुन रही है, आप उसके ऊपर ठिकरा भी फोड़ देंगे, क्योंकि जनता विकल्प नहीं चाहती है। क्यों जनता विकल्प चाहेगी? आपकी आर्थिक नीतियां क्या हैं, आपकी सामाजिक नीतियां क्या हैं, आपकी वैदेशिक नीतियां क्या हैं, आपकी राजनीतिक नीतियां क्या हैं, आपका तमाम मुद्दों पर, बेरोजगारी को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के आपका क्या रुख है। आप अगर सबको सहभागिता अगर नहीं देंगे तो आप कैसे विकल्प बनाएंगे। तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। महुआ मोइत्रा एक आदर्श आइकॉन बन के निकली है,
संजय सिंह है, आइकॉन बन के निकले हैं, राहुल गांधी आइकॉन बन के निकले हैं, तो निश्चित रूप से इन लोगों की जो फॉलोइंग है ऊपर से नीचे तक ये चीज आनी चाहिए, इनके कार्यकर्ताओं में भी ये चीज आनी चाहिए। और सदन में मौन होकर के मौन स्वीकृति दे देना, सदन का बहिष्कार कर देने मात्र से खाली काम नहीं चलेगा, इसका एक सशक्त विकल्प बनाने की ओर भी हमको बढ़ना पड़ेगा। जो एक बेहतर विकल्प बन रहा था, हमने उस माहौल को एक बार फुस किया है, एक बार उसको पंचर किया है। उसके लिए क्षमा याचना करना चाहिए, उसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हों उनको क्षमा याचना के साथ फिर आना चाहिए मैदान में, क्योंकि इनके खिलाफ जो माहौल बना हुआ है जनता तो चाहती है, लेकिन जनता को नेतृत्व कौन करेगा? फुटकर जनता, 140 करोड़ जनता थोड़ी कुछ करेगी। उसके लिए किसी एक आदमी को तो निकल के आना होगा, 405 लोगों को, 403 लोगों को तो निकल के आना पड़ेगा ना, और उनको अपना विश्वास भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं, जनता के जनहित के मुद्दों पर हमारा हम आपके साथ खड़े हैं, हम विश्वसनीय हैं, हमारे ऊपर विश्वास करो। और वो विश्वास खाली कहने से नहीं होगा। तो यह जो भी घटना हो रही है अपने सदन में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनतंत्र का अपहरण कर रही है सरकार। और इसके विकल्प के लिए नीतिगत तरीके से, अर्थनीति के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, सामाजिक नीति के स्तर पर, वैचारिक स्तर की नीति के स्तर पर, ये संपूर्ण जब तक सार्वभौम हम वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देंगे तब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा। और हम मोइना मोइत्रा के साथ साथ ये जो भी इस तरीके की हरकत, तो अभी कल जो है तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा, आएंगे घड़ियाली आंसू बहाएंगे उस पर, तो उनके उस घड़ियाली आंसू का भी कदम कदम पर इनसे संघर्ष करना पड़ेगा। उस संघर्ष के लिए जनता तो तैयार है, लेकिन उसको नेतृत्व करने के लिए हमारे नेतृत्वकारी लोग कैसे हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसे सांसद जो कुछ ना बोले, इन्हें वैसे सांसद चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ सांसद कहलाएंगे। पर सही मायने में संजय सिंह और महुआ मोइत्रा जैसे सांसद की इस देश को आवश्यकता है, क्योंकि वह उससे विपक्ष मजबूत होता है। यह बात हमारे प्रधानमंत्री महोदय को समझ में आनी चाहिए कि जिस तरीके से समुद्र मंथन से अमृत निकलता है, उसी तरह संसद में विचार विमर्श करने से, बहस करने से और देश में अच्छे कानून भी तभी बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे सांसद जो विषयों को समझते हैं उनका बहुत अभाव है। हम महुआ मोइत्रा जी के बारे में शुभकामनाएं देते हैं कि वो आने वाले समय में फिर चुनकर आएंगी और लोकसभा में फिर अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। हमारे बीच में प्रेरणा जी जुड़ी हुई है जो मुंबई से है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपनी टिप्पणी दें। बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, मेरा नेटवर्क बहुत ही कमजोर है, इसलिए मैं जो है वीडियो मैंने ऑफ रखा है। महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ है, जिस तरह की घटना हुई है, मुझको लगता है जैसे हर लड़ाई में शहीद लोग होते हैं, उसी तरह की एक चीज है। इसको हम समझें। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हमको ये लगता है कि अदानी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से जितने भी लोग हैं उनको एक तरह से शंट किया जा रहा है लोकसभा में से। मुझको लगता है कि अदानी तो खैर है ही है, उसमें कोई सवाल नहीं है, पर जो हिंदुत्व की पूरी विचारधारा है और उसको लेकर जिस तरह का देश बनाने की इन लोगों की मंशा रही है, हिंदुत्व में मानने वाले लोगों की, और उस विचारधारा को अगर जमीन पर उतारना है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का डिसेंट, किसी भी प्रकार की अलग सोच रखने वाले लोग न बचे और देश को एक दिशा में ले जाने वाले लोग ही सत्ता में रहे। और किसी भी प्रकार का विपक्ष जो है, जो सवाल उठाए, जो सच और झूठ का सवाल उठाए, उन सबको एक तरह से अलग करने की ये कोशिश हो रही है। ये एक साफ साफ दिशा है जो हमको दिख रही है, और इसीलिए जो भी सवाल उठा रहे हैं और जिनको भी दूर किया जा रहा है, मैं मानती हूँ कि एक ऐसा
लड़ाई में जैसे बलिदान देना पड़ता है, उसी तरह की एक चीज है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए तैयार होना चाहिए। एक महिला होने के नाते मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि पिछले 50, 60, 100 साल की जो लड़ाई है, जिसमें महिला जो है स्वतंत्र बनी है, खुद पढ़ी लिखी है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है, सवाल पूछ रही है, हर बात में अपना एक इंटेलिजेंट मत रख रही है और पुरुषों से अपनी एक अलग सोच जो है देश और दुनिया के सामने रख रही है, वो अलग सोच स्वीकार नहीं है। और इसीलिए जो ट्रेडिशनल हिंदुत्ववादी लोग हैं या जो रूढ़िचुस्त पुरानी परंपरा में मानने वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि महिला का काम जो है वो घर पे रहना होता है, उसको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, पुरुष जो तय करे वही मानना उसका कर्तव्य है, उस तरह की जो लोग बात करते हैं, उस तरह की ताकतें फिर से जो है वो पूरी दुनिया में आगे आ रही हैं। जब हम अमेरिका में ये देखते हैं कि महिला का अबॉर्शन करने का अधिकार जो है वो छीन लिया गया है, तो उसी तरह का एक रिवर्स गियर में जो है वो महिला स्वतंत्रता की जो पूरी एक तरह की जर्नी है वो रिवर्स गियर में जा रही है। और इसीलिए लोकतंत्र भी रिवर्स गियर में जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला का सवाल है, पर लोकतंत्र की जो एक लहर पूरी दुनिया में फैली हुई थी, वो सभी जगहों से एक तरह से रिवर्स गियर में जा रही है और जो एक्सट्रीम राइट है वो जगह जगह पर जो है सत्ता में आ रहा है। तो इसलिए मुझको लगता है कि इस सवाल को केवल अदानी तक सीमित न रखते हुए एक जो दक्षिण पंथी विचारधारा पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व जमा रही है, उसको उस विचारधारा पर ही चैलेंज करना पड़ेगा। एक और बात मुझको जरूर महुआ मोइत्रा के केस में ये लगती है कि जो बात हम कहते हैं कि साधन और साध्य की शुद्धता जो है, अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो आप गलत साधनों का सहारा ले नहीं सकते हैं। हालांकि वो बहुत ही छोटी चीज है और मैं मानती हूँ एक तरह से हमारे लिए तो सबक ही है, महुआ के लिए भी ये सबक ही होना चाहिए कि अगर सच्चाई के लिए जब लड़ाई हम लड़ते हैं तो अपने कथनी में, अपनी करनी में जो सच्चाई का जो है पालन जो है, खास करके सार्वजनिक जीवन में, वो गलत के सामने जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो सच की शुद्धता का पालन करना जो है वो भी एक मायने में हथियार है। और इस आज तक का जो पॉलिटिक्स रहा है वो हमेशा से रहा है कि सब चलता है पॉलिटिक्स में तो जो है, और सच झूठ का कोई भी पालन नहीं करता है, पर जो भी सच्चाई की सवाल उठाएगा और गलत तरीके से काम करेगा तो अपने ही इसमें वो फंस जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये महुआ मोइत्रा का पॉलिटिकल करियर की ये शुरुआत ही है और मैं ये जरूर उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि एक स्वतंत्र और मजबूत महिला होने के नाते वो अपनी लड़ाई से पीछे ना हटे और जिस एक पब्लिक लाइफ में जिस तरह के डिसिप्लिन की हम आकांक्षा रखते हैं और हम चाहते हैं कि सभी पुरुष महिला जो भी हो पब्लिक जीवन में जो है एक तरह की ईमानदारी और सच्चाई का पालन करें, तो उस रास्ते अगर हम चलेंगे तो इस लड़ाई को और तेज कर पाएंगे, ऐसा मुझको लगता है। अभी तो मैं ये मानती हूँ कि लड़ाई और तेज होनी भी चाहिए। इसमें अभी आम आदमी जुड़े नहीं हैं। आम आदमी कैसे इस लड़ाई में और जुड़े हमारे साथ, ये हम सबकी एक साझा कोशिश होनी चाहिए। अभी मैं अपनी बात इतनी कहती हूँ, नेटवर्क की दिक्कत की वजह से पता नहीं कितना सुनाई दिया होगा। आपका धन्यवाद। जी, अदानी के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी को सजा हुई या कैरियर को खत्म करने का प्रयास अगर किया गया तो वो है डॉक्टर सुनीलम जी, जो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। बहुजन संवाद में उनका स्वागत है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपनी टिप्पणी दें, अपनी बात रखें। बहुत शुक्रिया। मेरे को प्रोफेसर सुशीला मोराडे जी अंतरिक्ष में कहीं पर सैर करती हुई दिखलाई पड़ रही हैं, जो है बहुत शुभकामनाएं उनको। चंद्रयान के साथ में वहां पर उनको भी भेज दिया ऐसा लग रहा मुझे। मैं असल में विशेष तौर पर मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि अभी तक चर्चा हो रही थी, संजय सिंह की चर्चा हो रही थी, महुआ मोइत्रा की, लेकिन एक और विकेट गिरा दिया अडानी ने।
और वो विकेट गिराया जो है वो दानिश अली का। दानिश अली जो है अमरोहा से सांसद रहे, उन्हें टिकट दिलाने का काम जो है वो देवेगौड़ा जी ने किया था और आज उनको बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया। उन्हें पार्टी से जो निकाला गया उसमें जो पत्र दिया गया है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि आप जो है जनता दल सेकुलर में थे और देवेगौड़ा जी ने के साथ में जब समझौता हुआ तो हमने जो है वो सीट देवेगौड़ा जी के लिए छोड़ी और तब आपसे ये कहा गया था कि आप पार्टी के अनुशासन को आप मानेंगे, लेकिन आपने पार्टी का अनुशासन नहीं माना, इसलिए आपको जो है निकाला जाता है। अब ये सवाल जुड़ा हुआ है क्योंकि दानिश अली एक ऐसे सांसद रहे जिन्होंने की लगातार लोकसभा के अंदर अडानी के सवालों को न केवल उठाया बल्कि जिसने भी उठाया उसका समर्थन करने का काम उन्होंने किया। और अब ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रेशराइज करती है। देखिए, दानिश अली को जिस तरीके से गाली गलौज करने का काम हुआ था, पूरे के पूरे अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को अपमानित करने का काम सांसद के माध्यम से हुआ था। मतलब ये है कि जो उसे रमेश बिधूड़ी ने बोला था, वो कहने योग्य नहीं है। और होना तो ये चाहिए था कि रमेश बिधूड़ी को निकाला जाता, लेकिन रमेश बिधूड़ी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके ऊपर इस तरीके की एक मतलब क्या कहा जाए कि धर्म को अपमानित करने वाली जो सूची जो है की थी, टिप्पणी की थी, उसी व्यक्ति को पार्टी ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो पार्टी का अनुशासन, पार्टी का क्या चीज का अनुशासन है? मैं तो पूछना चाहता हूँ, बहन जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बहुजन संवाद चैनल है, बहुजनों की ओर से पूछना चाहता हूँ, अल्पसंख्यकों की ओर से पूछना चाहता हूँ कि दानिश अली ने अपने पूरे सांसद बनने के बाद में कब ऐसा काम किया कि उन्होंने अकलियत की बात ना रखी हो या बहुजन की बात ना रखी हो? कहाँ पर उन्होंने मनुवादियों का समर्थन करने का काम किया या पूंजीपतियों का समर्थन करने का काम किया? या इवन ये मैं कहूं कि भाई आपके खिलाफ जो लोग थे उनका भी कब उन्होंने समर्थन करने का काम किया? उन्होंने तो एक जो बहुजन विचारधारा है उसके साथ में वो लगातार चले, सड़क पर भी चले और संसद के अंदर भी चले। लेकिन मेरा साफ-साफ तौर पे कहना है क्योंकि जनता दल सेकुलर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में कर्नाटक में अलायंस किया है, तो एक तो ये हो सकती है संभावना कि उनके द्वारा कहा गया हो कि भाई हमने टिकट दिलाया था और हम तो अब भाजपा के साथ हैं और ये व्यक्ति भाजपा के खिलाफ बोलता है, तो इसको बाहर किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहन जी खुद मिली हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में और उन्हें किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का कट्टर जो विरोध है, जो पार्लियामेंट के अंदर या सड़कों के ऊपर दानिश अली करते हैं, वो उनको मंजूर नहीं है, उनको बर्दाश्त नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि बहन जी को जब दानिश अली के खिलाफ में टिप्पणी की थी रमेश बिधूड़ी ने, तो उनको बाकायदा सार्वजनिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें अल्टीमेटम देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम देना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम देना चाहिए था कि अगर आप इस तरीके के सांसद को बाहर नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के, है ना, तो मैं सड़कों पर इसका विरोध करूंगी। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया और उल्टा जिसके साथ में जो है वो ज्यादती की गई, भरे संसद के अंदर की गई और ये बात इस तरीके की थी कि अगर संसद के अंदर भी वही भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से बाहर मुसलमानों के को लेकर के तमाम सारे कट्टरपंथी जो संगठन हैं वो जिस भाषा के अंदर बातचीत करते हैं, उसी तरीके की भाषा अगर संसद के अंदर बोली जाएगी और बेइज्जत करने का काम, अपमानित करने का काम किया जाएगा और उसी व्यक्ति के साथ में आपने अन्याय करने का काम किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं दानिश अली जो हैं उनको मैं जानता हूँ, जब वो छात्र राजनीति करते थे, जब वो युवा राजनीति करते थे, मैं उन्हें तब से वो जानता हूँ। मैं उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, सोशलिस्ट विचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ
कि आपने तो उनको कार्रवाई करके पार्टी से निकाला है, लेकिन बहुत बेहतर जगह पर और बहुत बेहतर काम करते हुए वो आपको बहन जी दिखलाई देंगे। और आपने ये साबित कर दिया है कि आप पार्टी के तौर पे बहुजन समाज पार्टी जो है वो अक़लियत के खिलाफ में सीधे-सीधे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अगर मामला भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहीं पर जुड़ा हो, तो एक किस्म की जो आपकी एक अंडरग्राउंड जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग आज ओवरग्राउंड आ गई है जब आपने दानिश अली के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया। हम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सभी पूरे बहुजन की एक एकजुटता बननी चाहिए। हम लोग उसमें से रहे हैं जो ये चाहते रहे कि समाजवादियों को और बहुजन को और लेफ्ट के लोगों को एक साथ आना चाहिए। बहुजन संवाद जो है लगातार इंडिया गठबंधन की एकजुटता के लिए अपनी ओर से वैचारिक प्रयास करने का काम करता रहा है। लेकिन आज जिस तरीके की घटना दानिश अली के साथ में हुई है, और ये कार्यक्रम क्योंकि हमारा अडानी के ऊपर केंद्रित था, और हम ये मानते हैं कि इन दोनों ने, संजय सिंह ने और महुआ मोइत्रा ने, क्योंकि अडानी के सवाल को उठाया और उनको सजा देने का काम अडानी ने करवाया, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए जैसे एथिक्स सांसदों के जैसे एथिक्स होते हैं, उसी तरीके के एथिक्स जो हैं व्यापार के भी होते हैं, बिजनेस के भी होते हैं, और उन एथिक्स का पालन करना भी जरूरी है। इसलिए अडानी दुनिया के अंदर एक क्रिमिनल कॉर्पोरेट के तौर पर जाना जाता है। ये यहाँ से नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो उनकी करतूतें रही हैं, जिस तरीके का आपने देखा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर जो आया था कि वो इन्होंने ओवर इनवॉइसिंग करके देश की जनता के ऊपर बिजली का जो बिल बढ़ा करके आया, जो वसूली हुई, क्योंकि प्राइसिंग के अंदर इन्होंने कोल की प्राइसिंग दुगनी और चौगनी वसूल करने का काम इन्होंने किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस चरित्र के ऊपर आना जरूरी है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। अब विपक्ष के पास में, इंडिया गठबंधन के पास में एक ही विकल्प बचा है कि जो संसद अडानी के इशारे के ऊपर काम करने लगे, जिस संसद के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की कोई कदर ना हो और उनको कुचलने का काम किया जाए, ऐसी संसद के अंदर सदस्य बनकर के रहने का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए इंडिया गठबंधन के सांसदों को सामूहिक तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और देश के अंदर किसान और मजदूर जो आंदोलन चला रहे हैं, उन आंदोलनों के साथ में जुड़ के सड़कों के ऊपर संघर्ष करना चाहिए। तभी इंडिया गठबंधन भी बचेगा, तभी ये देश भी बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा और तभी संविधान बचेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तिवारी जी, एक साथी जुड़े हुए दिख रहे हैं, उनका नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वे अपनी बात रखें। कैमरे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं तिवारी जी, पर नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। गणेश इवार्थी नंदी कोई है, वैसे जुड़ने लग रहा है। तो बात रखना है आपको, अनम्यूट कीजिए गणेश जी, अनम्यूट कीजिए। छोड़िए, उनका नेटवर्क चला गया। अभी हमारे पास 6 मिनट बचा हुआ है और इस 6 मिनट में गणेश जी आप अपनी बात रखिए। गणेश एकनाथ डाकने जी, मैं बात नहीं रखना चाहता, मैं देखने के लिए ऐसे इसमें शामिल हुआ था। धन्यवाद धन्यवाद। लिंक कैसे मिला फिर आपको? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये हम लोगों की गलती है ना। चलिए आगे बढ़े, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हम लोग आज जो हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में जो अपनी आवाज को बुलंद करेगा उसे लोकसभा से किस तरह से निकाल दिया जाएगा, ये जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि हम भारत के लोग लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और यह भूमिका हम अपनी बहुजन संवाद के माध्यम से उठाने का काम कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र बचा रहे। और इस लोकतंत्र में जितनी अच्छे तरीके
आवाज रखी जाएगी, बात रखी जाएगी, मुद्दों के साथ रखी जाएगी, ऐसे सांसदों का बहुत ज्यादा देश में अभाव है। और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ये चाहती है कि जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए वैसे ही सांसद चुनकर जाएं, और वो जैसे कानून बनाना चाहें वह कानून बने और कोई उसका विरोध नहीं करे। परंतु बहुत ज्यादा अदानी से डरने की और घबराने की इस देश को जरूरत नहीं है। हम लोगों ने छिंदवाड़ा में जो लड़ाई लड़ी और अदानी का थर्मल पावर, हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट नहीं बनने दिया। नरेंद्र मोदी जी के वो खास हैं और कमलनाथ जी के भी वो खास हैं, क्योंकि कमलनाथ जी उनको लेकर आए। उन्होंने प्राणघातक हमला किया, संसद से हटाने की कार्यवाही तो करते हुए सबने देखा, पर दुनिया से चले जाने की कार्यवाही करने का काम भी अदानी करता है। और प्राणघातक हमला मुझ पर और डॉक्टर सुनीलम पर किया। गरीबों की दुआएं हैं कि हम लोग आज जिंदा हैं, और जब हम पर हमला किया और उसके बाद पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटने का काम किया, तो जो डॉक्टर सुनीलम जी ने बताया कि ये किस तरह का क्रिमिनल आदमी है, तो इसके चरित्र को देखना, वो समझना देश के लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि नई पीढ़ी जी यहाँ पर ये रोजगार देने का काम करते हैं, पर रोजगार देने का काम नहीं है। आप ये देखिए, जो देश का और दुनिया का तीसरे नंबर का उद्योगपति है, और वो काम कितने लोगों को दुनिया का दे रहा है, तो 24,000 लोगों को ही सिर्फ उसको रोजगार देने का काम किया है। और टैक्स भी अगर आप देखें तो टैक्स भी सबसे कम देने का काम अदानी का है। अगर सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई देता है तो वो टाटा कंपनी देती है, रतन टाटा की कंपनी देती है। वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने का काम भी टाटा ग्रुप ही करता है। तो इस तरीके के लोगों को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ना ये देश को टैक्स दे पा रहे हैं, ना ये देश को रोजगार दे पा रहे हैं, और ना ये देश में आवाज उठाने वालों को संसद में रहने दे पा रहे हैं। तो इससे राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान है, इस बात को हमको समझना होगा। चूंकि हमारा समय हो रहा है, आज के हमारे जो मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जी 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 हाँ जी, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिस हमले का उल्लेख एडवोकेट आराधना भार्गव जी ने किया, उस हमले के अंदर जो हमलावर थे उनको सजा न्यायालय ने देने का काम किया। हालांकि जो सीईओ था अडानी पेज पावर प्रोजेक्ट का, उसको बचा लिया गया, लेकिन बाकी लोगों को सजा दी गई है। ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग जिनको ज्ञान नहीं है, उन्हें लगता है कि हो सकता है कि एक वैसे ही कोई एक आशंका के आधार पर कोई बातचीत हो रही हो, लेकिन ये प्रामाणिक बात है। कोर्ट से उन अपराधियों को सजा भी दी गई है। मैं इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ 1-2 मिनट के अंदर कि देखिए, अगर संजय सिंह के साथ में जो कुछ हुआ, मनीष सिसोदिया के साथ में, और आप म्यूट कर लें मैडम अपना, आप अगर जो है उनके साथ में जो कुछ हुआ, उसके अंदर पार्टी को जो है वो मैदान में उतरना चाहिए था। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी जब बनी है और उसकी पूरे पार्टी के नेतृत्व को खत्म करने का काम किया जा रहा है, और एक तरीके से घात लगा करके बैठे हैं कि कब अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचा दें और पूरे पार्टी को ही भंग कर दें, बाद में जो है वो दिल्ली सरकार को भी भंग कर दें और पंजाब के अंदर भी जो है कुछ मैनिपुलेशन कर दें। तो जब पूरे पार्टी के अस्तित्व के लिए ही खतरा है, और आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम आंदोलन से पैदा हुई पार्टी हैं, तो फिर उनको संघर्ष सड़कों पे करना चाहिए, ये मेरा उनसे कहना है। नंबर 2 मेरा कहना है कि ममता जी ने बहुत बढ़िया काम किया। ममता जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि कम से कम उन्होंने जब ये देख लिया कि अडानी ने इस तरीके की कार्रवाई करवाई है, तो उन्होंने अडानी का 25,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसको रद्द करने का काम उन्होंने किया। इतनी हिम्मत इस देश के अंदर किसी दूसरे की नहीं है। ये बात का मैं उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर कोल ब्लॉक अडानी को दिया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, और दोनों सरकारों के द्वारा मिलकर के अडानी के कोल ब्लॉक को चलाने का काम कराया जा रहा था।
उसको रद्द करने का काम नहीं किया। राहुल गांधी उसके खिलाफ बोलते रहे, लेकिन ममता बनर्जी ने जब उनके सांसद के खिलाफ में जब कार्रवाई के लिए आगे आए, तो फिर तुरंत उन्होंने उस प्रोजेक्ट को रद्द करने का काम किया। ये हिम्मत किसी दूसरे नेता के अंदर नहीं है। इसका उल्लेख करना जरूरी है कि आपको याद होगा कि अगर जो है जिस तरीके से नंदीग्राम और सिंगूर के अंदर जमीन अधिग्रहण हुआ था, वो लेफ्ट की सरकार थी और उस समय उसके खिलाफ भी पूरी ताकत लगाने का काम ममता बनर्जी ने किया था और उसके बाद में उनको भी वहां से बाहर करने का काम किया था नैनो प्रोजेक्ट को, तो ये भी आप अच्छे तरीके से आप जानते हैं। तो ये मेरा कहना यह है, लेकिन उन्होंने कहा, और जो बात महुआ मोइत्रा ने की है वो भी सबको ख्याल रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरी जो अभी उम्र है वो 49 है और मैं अगले 30 साल तक जो है लड़ने का काम करूंगी और बाहर भी लड़ूंगी और संसद के अंदर भी लड़ूंगी मैं। ये वाली बात ममता जी ने भी कही है, लेकिन उनकी पार्टी को भी लड़ते हुए दिखना चाहिए। उनके पास भी बहुत ताकत है, उनके ऊपर भी बहुत जातियां हुई हैं, उनके लोगों को भी बहुत फंसाने का काम हुआ है। उनकी तो आधी पार्टी के ऊपर ही कब्जा कर लिया था, ये बात सभी लोग जानते हैं। जब बंगाल का चुनाव था तो आधी टीएमसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल करा ली थी, मतलब जिसे कहते हैं बंदूक की नोक के ऊपर, और बाद में वो सब लोग वापस चले गए टीएमसी के अंदर। अब ये जरूरी है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो और चाहे पूरा इंडिया गठबंधन है, सबको मिलकर के सड़कों पर आकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र और संविधान और देश को बचाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय हो चुका है, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। समय हो चुका है। आज के हमारे पैनलिस्ट साथी डॉक्टर सुनीलम जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, प्रेरणा जी, कहकशा प्रवीण जी, भाषा सिंह जी और सुशीला ताई मोड़े, आप सबका आभार। आप इसी तरह बहुजन संवाद का सहयोग करते रहेंगे। कल शाम 6 बजे हम नए विषय के साथ फिर अपने दर्शकों के बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। नमस्कार।